एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना शायद अब मुश्किल नहीं है जहां मिडिल ईस्ट में फंसा एक अकेला जहाज किसी बड़े शहर की पूरी बिजली गुल कर दे। सही बात है। या फिर सोचिए, कोई टेक बिलियनियर अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए ये तय करे कि आने वाले कल में कौन सी नौकरियां बचेंगी। बिल्कुल। या यहाँ तक कि ऑटोनोमस हथियार कहाँ चलेंगे, है ना? देखिए, दुनिया पहले से कई ज्यादा आपस में जुड़ चुकी है और इस वजह से अब कोई भी घटना अलग थलग नहीं होती। हाँ, हर चीज का रिपल इफेक्ट होता है आजकल। वेलकम टू क्रॉनिकल डिकोड एआई पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के 27 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। टुडेज नोट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स, इट मोटिवेट्स अस टू इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। पकड़े राइट। चाहे वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हो या फिर हमारे अपने देश के अंदर बदलते हुए डेमोग्राफिक और कानूनी दांवपेच, हम सिर्फ खबरों को पढ़ने नहीं वाले। हाँ, हम बेसिकली ये समझेंगे कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से कैसे जुड़ी हुई है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स वेब को खोलने की शुरुआत एक ऐसी जगह से करते हैं जिस पर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई टिकी हुई है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात करें, राइट? एग्जैक्टली। यूएस और ईरान के बीच चल रहे ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इस नैरो समुद्री रास्ते पर बहुत भारी तनाव है और करीब 2.5 महीने की देरी के बाद आखिरकार अल हमरा नाम का एक एलएनजी टैंकर वहां से गुजरकर गुजरात के दहेज पोर्ट पर पहुंचा है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। अरे, ये बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक ग्लोबल चोक पॉइंट है। आपको पता है इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 21 माइल्स चौड़ा है। सिर्फ 21 माइल्स? वाओ। हाँ, और दुनिया के टोटल ऑयल कंजम्पशन का लगभग 20% और एलएनजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो जब यहाँ तनाव होता है ना, तो जहाज़ों को ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ते हैं, जिससे इंश्योरेंस प्रीमियम्स आसमान छू लेते होंगे। बिल्कुल। और इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि हमारी एनर्जी डिमांड्स काफ़ी हद तक इंपोर्ट्स पर ही निर्भर हैं। सही बात है, लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल्स का इंपोर्ट इतना रिस्की होता जा रहा है तो जाहिर है कि फोकस फ्यूचर की एनर्जी पर शिफ्ट होगा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरीज पर, जो कि हो भी रहा। हाँ, और यहीं पर बात आती है क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसके बिना कोई ग्रीन रेवोल्यूशन संभव ही नहीं है। तो इसी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच एक बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क या पैक सिलिका कहा जा रहा है। एक्सिलिका, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यानी जैसे 1970s में ऑयल सप्लाई पर ओपेक देशों का पूरा कंट्रोल था ना, ठीक वैसा ही कंट्रोल आज क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग पर चाइना का है, लगभग 90%। तो पैक सिलिका का मकसद इस मोनोपोली को तोड़ना है। देखिए, इस मोनोपोली की मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। लिथियम या कोबाल्ट को जमीन से निकालना उतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। हाँ, मुश्किल है उस रॉ मटेरियल को रिफाइन करके बैटरी ग्रेड बनाना। क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में एक्सट्रीम हीट, हाईली टॉक्सिक केमिकल्स और एक मैसिव स्केल चाहिए होता है। ओह, और चाइना ने इसमें मास्टरी कर ली है। एग्जैक्टली। पिछले 2 दशकों में उन्होंने इस रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है। तो पैक सिलिका के तहत इंडिया और यूएस अपने कैपिटल और रिसोर्सेज को कंबाइन कर रहे हैं, ताकि वो दूसरे देशों में या अपने डोमेस्टिक मार्केट्स में ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। बिल्कुल, ताकि एक देश की मनमानी से बचा जा सके। पर एक सेकंड, यहाँ पॉलिसी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाई देता है। एक तरफ इंडिया पैक सिलिका के जरिए चाइना पर निर्भरता खत्म करना चाहता है ना? हाँ। और दूसरी तरफ हाल ही में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई रूल्स में एक बदलाव किया गया है। लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज, जिसमें ऑब्वियस टारगेट चाइना ही है, वहां से आने वाले कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस को अब 60 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक क्लियर किया जाएगा। जैसे पॉलीसिलिकॉन और रेयर अर्थ मैग्नेट्स वाले सेक्टर्स। अगर हमारा अल्टीमेट गोल इंडिपेंडेंस है, तो उनके इन्वेस्टमेंट्स को और जल्दी क्लियर करने का क्या लॉजिक बनता है? क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को? सतह पर देखें तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जरूर लगता है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में मोनोपोली तोड़ने का ना यही एक प्रैक्टिकल तरीका होता है। वो कैसे? इस फास्ट ट्रैक क्लियरेंस के पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की फिजिक्स और इकोनॉमिक्स काम कर रही है। देखिए, पॉलीसिलिकॉन और रेयर अर्थ मैग्नेट्स ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिसके पेटेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर फिलहाल चाइनीज कंपनीज का ही दबदबा है। अच्छा, तो उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्ड करनी है तो शुरुआती फेज में उन्हीं की मशीन्स, उन्हीं का कैपिटल और उन्हीं की टेक्नोलॉजी देश के अंदर लानी पड़ेगी। उन फैक्ट्रीज को इंडियन सॉइल पर लगवाने का मतलब है कि लोकल वर्कफोर्स ट्रेन होगी। ओह, आई सी।
एक बार टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम बन गया, तब धीरे धीरे डोमेस्टिक कंपनीज उस स्केल को मैच कर सकती हैं। वही तो, फास्ट ट्रैकिंग इसलिए ताकि ये ट्रांजिशन फेज जल्दी शुरू हो सके। समझ गई। और इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल फ्रंट पर जो ये ढाल बनाई जा रही है, उसे जियोपॉलिटिकली भी तो बैक किया जा रहा है। दिल्ली में हाल ही में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। हाँ, और यहाँ सिर्फ मिलिट्री डायलॉग्स नहीं हुए हैं। राइट। उन्होंने इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्विलेंस और विशेष रूप से फिजी में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस किया। साथ ही ईस्ट और साउथ चाइना सी में चाइना की जो आक्रामक गतिविधियां हैं, उसको काउंटर करने की भी बात हुई। इसमें जो ये फिजी वाला डेवलपमेंट है ना, वो सबसे अहम है। पैसिफिक आइलैंड्स लंबे समय से निग्लेक्टेड थे, जिसका फायदा उठाकर चाइना वहां चेकबुक डिप्लोमेसी के जरिए बोट्स और एयरस्ट्रिप्स बना रहा था। तो क्वाड का फिजी में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का स्टेप दिखाता है कि अब अलायंस सिर्फ डिफेंसिव नहीं रही। बिल्कुल, अब वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहे हैं। मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने का असर सीधा उन्हीं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर पड़ेगा, जिनके जरिए हमारे क्रिटिकल मिनरल्स और एलएनजी आते हैं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स, पोर्ट्स और सप्लाई चेन्स का पूरा एक नेटवर्क बन रहा है। लेकिन इन सभी रिसोर्सेज का अल्टीमेट आकर्षण कहाँ है? हम ये सब किस चीज के लिए कर रहे हैं? मोस्टली एनर्जी स्टोरेज और डेटा रेवोल्यूशन के लिए। एग्जैक्टली। और इसका एक बड़ा उदाहरण है अदानी ग्रीन, जो गुजरात के खवदा में 3.37 गीगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कमीशन किया है, यानी BES। और ये चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम है। इसकी स्केल का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये अकेले इंदौर या चंडीगढ़ जैसे पूरे शहर को लगातार पावर दे सकता है। ये बहुत मैसिव है ना? देखिए, BESS का काम ना ग्रिड की एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। सोलर और विंड पावर की सबसे बड़ी खामी क्या है? उनकी इंटरमिटेंसी। मतलब जब बादल आ जाएं या हवा बंद हो जाए तो जनरेशन जीरो हो जाता है। बिल्कुल, पर हमारे पावर ग्रिड को एक कांस्टेंट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होती है। अगर लोड बढ़ जाए और जनरेशन अचानक गिर जाए तो पूरा ग्रिड कोलैप्स हो सकता है, जिसे हम ब्लैकआउट कहते हैं। वही तो ये 3.37 GW का जो BESS है, ये एक जायंट शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दिन में जब धूप तेज होती है और डिमांड कम होती है तो ये एक्स्ट्रा पावर स्टोर कर लेता है, और रात के पीक आवर्स में मिली सेकेंड्स के अंदर ग्रिड को सप्लाई कर देता है। अमेजिंग। हाँ। और इन मैसिव बैटरीज के आगे लाइन में सबसे बड़े कंज्यूमर्स कौन खड़े हैं? मॉडर्न डेटा सेंटर्स, जो इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को चलाते हैं, जिनकी हमने शुरू में बात की थी। नियत और नैतिकता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, वैटिकन से एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, एक एनसाइक्लिकल जारी हुआ है, जिसका नाम मैग्निफिका ह्यूमैनिटास रखा गया है। हाँ, पॉपुलियो 14 का डॉक्यूमेंट। राइट। उन्होंने इन 42,300 शब्दों में AI वॉरफेयर, मैस ऑटोमेशन से आने वाली बेरोजगारी और बिग टेक की बढ़ती मोनोपोली पर खुली चेतावनी दी है। उन्होंने AI के इस डायरेक्शनलेस विकास की तुलना बाइबल की उस कहानी से की है, जहां इंसानों ने अहंकार में टावर ऑफ बैबल बनाया था और अंत में तबाह हो गए थे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ एक नेचुरल स्केप्टिसिज्म पैदा होता है मेरे दिमाग में। इतिहास में जब भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने साइंस या टेक्नोलॉजी के बीच आने की कोशिश की है, जैसे चर्च और गैलीलियो का मुद्दा, हाँ, वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। वहाँ सिर्फ प्रगति रुकी है ना, तो आज के टेक जायंट्स या पॉलिसी मेकर्स को वैटिकन की इस चेतावनी को सीरियसली क्यों लेना चाहिए? क्या ये पुराने वक्त का एक और फिलोसॉफिकल डर नहीं है? देखिए, गैलीलियो का जो मुद्दा था वो साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में था कि क्या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या नहीं। लेकिन पोप का ये AI पर डॉक्यूमेंट साइंटिफिक डिटेल्स पर नहीं, बल्कि इन टेक्नोलॉजीज के डिप्लॉयमेंट और उसके इम्पैक्ट पर सवाल उठाता है। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है उस पर। एग्जैक्टली। यहाँ बेसिक कंसर्न अकाउंटेबिलिटी का है। आज कुछ ट्रांसनेशनल टेक कंपनीज इतनी मैसिव हो चुकी हैं कि उनका बजट कई छोटी सरकारों से भी बड़ा है। वही तो। जब कोई ऑटोनॉमस ड्रोन बिना किसी ह्यूमन ओवरसाइट के सिर्फ एक एल्गोरिथम के बेसिस पर फायर करने का फैसला लेता है, तो उस एल्गोरिथम में ह्यूमन मर्सी या कॉन्टेक्स्ट तो फीड नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। या जब मास ऑटोमेशन लाखों लोगों को एक साथ बेरोजगार कर देगा, तो वो बर्डन टेक कंपनीज नहीं उठाएंगी, वो बर्डन सिविल सोसाइटी और स्टेट्स पर आएगा। तो पोप का आर्ग्यूमेंट ये है कि AI गवर्नेंस सिर्फ कुछ इंजीनियर्स और प्रॉफिट ड्रिवन बोर्ड्स के हाथ में छोड़ देना खतरनाक है। एक एथिकल बाउंड्री होनी ही चाहिए। 100%। ये नैतिकता का सवाल है, साइंस को रोकने का नहीं। ये वाकई ध्यान देने लायक बात है।
एआई को सिर्फ पावर नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स की भी जरूरत है। पर इन जायंट बैटरीज और एआई को पावर और रॉ मटेरियल देने के लिए जमीन पर जो हो रहा है ना, उसकी भारी कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है। इस समय भारत और यूरोप में अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स चल रही हैं। आपको पता है यूके के क्यू गार्डन्स में 34.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। यूके के स्टैंडर्ड से ये भयानक गर्मी है। और भारत में सुपर एल नीनियो के प्रभाव ने धूल और डस्ट पोल्यूशन का एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, खासकर हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। देखिए, हीट वेव्स और डस्ट पोल्यूशन का जो मैकेनिक्स है वो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब सुपर एल नीनो आता है तो पैसिफिक ओशन का वार्मिंग पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है, जिससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर बारिश कम होती है। हाँ, और हाई प्रेशर हीट डोम्स बन जाते हैं। जमीन महीनों तक लगातार गर्मी से पक जाती है और मिट्टी की नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है। और फिर जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो इस सूखी हुई ढीली मिट्टी को आसानी से उड़ा ले जाती हैं। वही होता है। और हिमालयाज एक नेचुरल वॉल की तरह खड़े हैं हमारे नॉर्थ में, जिसके कारण ये पूरी धूल इंडो गैंगेटिक प्लेन यानी पंजाब से लेकर यूपी और बिहार तक ट्रैप हो जाती है। तो ये सिर्फ लोकल हवा और हवा का मुद्दा नहीं है, बल्कि कॉन्टिनेंटल लेवल पे क्लाइमेट शिफ्ट्स का नतीजा है। बिल्कुल। और इस नाजुक इकोलॉजी में ना माइनिंग की समस्या हालात को और बिगाड़ रही है। राजस्थान के चंबल घड़ियाल सैंक्चुरी में चल रही इलीगल सैंड माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। सैंड माइनिंग, राइट। हाँ, क्योंकि सैंड यानी रेत इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्हीं मैसिव डेटा सेंटर्स और गिगा फैक्ट्रीज को बनाने के लिए चाहिए होती है। राज्य सरकार ने माइनिंग रोकने और इकोलॉजी रिस्टोर करने के लिए 18 से 36 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार के एटीट्यूड को एपैथेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव टेंडेंसी कहा। एपैथेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव टेंडेंसी, ये बहुत कड़े शब्द हैं। बहुत कड़े, मतलब एक ऐसी इमरजेंसी जहां नदियां और वाइल्ड लाइफ परमानेंटली तबाह हो रहे हों, वहां सरकार का रवैया देख लेंगे चलता है वाला है, जो कि ऑब्वियसली नाकाफी है। देखिए, इलीगल सैंड माइनिंग ना आम माइनिंग से अलग होती है, क्योंकि ये सीधे रिवर बेड्स को डिस्ट्रॉय करती है, जिससे नदी का फ्लो बदल जाता है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल गिरने लगता है। और चंबल तो एक हाईली प्रोटेक्टेड जोन है। वही तो सुप्रीम कोर्ट का ये टर्म यूज करना दर्शाता है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच फ्रीक्वेंटली एनवायरमेंटल क्राइसिस को सिर्फ पेपर वर्क की तरह ट्रीट करती है, बिना कोई ऑन ग्राउंड अर्जेंसी दिखाए। सही कहा, लेकिन जहां लीगल क्लियरेंस मिल रही है वहां का पैराडॉक्स और भी गहरा है। ओडिशा के कालाहंडी और रायगढ़ जिलों में वेदांता के 311 मिलियन टन्स के सिजमाली बॉक्साइट माइन प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी यानी EAC से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। बॉक्साइट का मतलब है एल्यूमिनियम, राइट। जो ग्रीन ट्रांजिशन EV बैटरीज और सोलर पैनल्स के लिए जरूरी है। पर इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 709 हेक्टेयर घने जंगल को क्लियर किया जाएगा। स्थानीय परोजा और खांदा जनजातियों ने इसका सख्त विरोध किया है और आरोप लगाया है कि ग्राम सभा के जो प्रस्ताव पास हुए थे वो फर्जी हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं सोच रही थी ये पूरा सिनेरियो किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कीमोथेरेपी लेने जैसा नहीं लगता। हम प्लैनेट को बचाने के लिए क्लीन एनर्जी चाहते हैं, इसलिए हम बॉक्साइट माइन कर रहे हैं, लेकिन उस क्लीन एनर्जी तक पहुंचने के लिए हम उन्हीं ग्रीन फॉरेस्ट्स को और उन कम्युनिटीज को उजाड़ रहे हैं जो एक्चुअली अर्थ के लंग्स हैं। इस पैराडॉक्स से कैसे बाहर निकला जाए? आपकी इस कीमोथेरेपी एनालॉजी में बहुत सच्चाई है। देखिए, ट्रांजिशन फेज हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स इस डिस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। EAC ने जो क्लियरेंस दी है ना, वो अनकंडीशनल नहीं है। अच्छा, कंडीशंस क्या हैं? यहाँ स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। EAC के ग्रीन सिग्नल का मतलब ये नहीं कि बस कल से पेड़ काटने शुरू हो जाएंगे। स्टेज 2 क्लियरेंस तभी मिलती है जब अथॉरिटीज ये प्रमाणित करें कि ट्राइबल राइट्स का पूरी तरह निपटारा हो गया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत। हाँ, और कम्युनिटीज की सहमति ली गई है और अफेक्टेड एरियाज के बराबर कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन यानी दूसरी जगह पेड़ लगाने के लिए जमीन और फंड अलॉट कर दिए गए हैं। पर ग्राम सभा के फर्जी होने के जो आरोप लग रहे हैं, उनका क्या? वही तो इस प्रोसेस का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर ट्राइबल कंसेंट लेजिटिमेटली नहीं लिया गया है तो कोर्ट इस स्टेज 2 क्लियरेंस को रोक सकती है। समझ गई। पर्यावरण और रिसोर्सेज के इन बदलावों का असर इंसान के रहने की जगह और बॉर्डर्स पर भी पड़ता है। रिसोर्स स्ट्रेन और शिफ्टिंग इकोनॉमीज डेमोग्राफी को बदलते हैं। इसी कड़ी में बॉर्डर्स को सिक्योर करने पर भी कुछ नए फैसले आए हैं। BSF वाले फैसले की बात कर रही हैं आप? हाँ,
होम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने में बॉर्डर्स पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए जाएंगे। साथ ही एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF का ज्यूरिसडिक्शन, जो पहले बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक होता था, उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल जरूरत है। देखिए, कुछ साल पहले तक स्मगलिंग फिजिकली होती थी, जिसे बॉर्डर्स पर पकड़ा जा सकता था। पर अब ड्रोन्स आ गए हैं। एग्जैक्टली एक एडवांस ड्रोन 15 किलोमीटर की दूरी कुछ ही मिनट्स में तय कर लेता है और कॉन्ट्राबैंड ड्रॉप करके वापस चला जाता है। अगर BSF सिर्फ 15 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकती है, तो उनके पास इन ड्रोन्स के हैंडलर्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने का जुरिसडिक्शन बचता ही नहीं है। तो ये 50 किलोमीटर का दायरा BSF को वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है। वही, जिससे स्मगलिंग रिंग्स और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके, जो आगे चलकर बॉर्डर एरियाज में डेमोग्राफिक चेंजेस लाते हैं। जब डेमोग्राफिक्स का जिक्र आया ही है, तो उस पर एक बहुत बड़ा पॉलिसी डेवलपमेंट सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस, जिसे HLDC कह रहे हैं, वो बनाई है। हाँ, जस्टिस नावलेकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बिल्कुल। 82 वर्षीय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है वो। साथ में फॉर्मर UP चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि भी हैं। ये कमेटी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे अननेचुरल डेमोग्राफिक शिफ्ट्स और इलीगल इमिग्रेशन की साइंटिफिकली स्टडी करेगी। ये बहुत जरूरी कदम है। डेमोग्राफिक्स एक ऐसा विषय है जिस पर सियासी बयानबाजी और इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? लेकिन रोबस्ट एम्पिरिकल डेटा का हमेशा अभाव रहता है। तो इस कमेटी का मैंडेट उस गैप को भरना है। हाँ, और अननेचुरल शिफ्ट्स का मतलब सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि किन डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल इकोनॉमी, लैंड ओनरशिप पैटर्न्स या वेलफेयर रिसोर्सेज पर अचानक से स्ट्रेन आया है, जो वहाँ के नेचुरल बर्थ और डेथ रेट से एक्सप्लेन नहीं होता। वही डेटा ड्रिवन अप्रोच से आगे की पॉलिसीज बनाना आसान हो जाता है। डेमोग्राफिक चेंजेस के डेटा से ही जुड़ा एक और कानूनी पहलू है, जो ठीक इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी SIR की वैधता क्या है, जो बिहार से शुरू किया गया था। हाँ, विवाद दरअसल इस बात पर है कि क्या वोटर लिस्ट अपडेट करने के दौरान इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप यानी नागरिकता तय करने की प्रोसेस में घुस सकता है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री क्या है? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। एक तरफ ECI को चुनाव साफ रखने हैं और दूसरी तरफ नागरिकता तो यूनियन होम मिनिस्ट्री का अधिकार क्षेत्र लगता है ना। देखिए, ये मुद्दा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैसिव होने वाले हैं। आर्टिकल 326 क्लियरली कहता है कि वोटिंग राइट सिर्फ उन्हें हैं जो भारत के नागरिक हैं। राइट। तो इलेक्शन कमीशन इस बेस पर आर्ग्यू करता है कि अगर उनकी वोटिंग लिस्ट में नॉन सिटीजन्स मौजूद हैं, तो उन्हें हटाना ECI का कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज बनता है, जो कि लॉजिकली ठीक लगता है। पर यहाँ जो आहा मोमेंट है ना, जिसे समझना जरूरी है, वो पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट है। उनका कहना है कि नागरिकता प्रमाणित करना एक जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। अच्छा, मतलब ECI का काम ये सब तय करना नहीं है। वही तो। अगर सुप्रीम कोर्ट ECI के पक्ष में फैसला देता है, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्शन कमीशन वर्चुअली एक सिटीजनशिप ट्रिब्यूनल बन जाएगा। अगर ECI के फील्ड ऑफिसर्स लिस्ट अपडेट करते वक्त लोगों से उनकी सिटीजनशिप प्रूव करने को कहने लगे, तो इससे देश में पावर का बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम एक इंडिपेंडेंट बॉडी करने लगेगी। इसलिए आज का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। वर्तमान की इन कानूनी और सामाजिक उथल-पुथल के बीच इतिहास को समझना और उसे परखना कितना जरूरी है, ये हम एक महान शख्सियत के जाने से महसूस कर सकते हैं। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट शिरीन रत्नगर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आर्कियोलॉजी की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। उनका करियर 1944 से लेकर 2026 तक रहा और उनका अप्रोच हमेशा क्रिटिकल था। मुझे याद है 2003 में राम जन्मभूमि एक्सकवेशन पर आई ASI की रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी पर उन्होंने कई एकेडमिक और स्ट्रक्चरल सवाल उठाए थे। उनका काम इस बात का एक मजबूत रिमाइंडर है कि चाहे मुद्दा वर्तमान डेमोग्राफिक्स का हो या हजारों साल पुराने इतिहास का, रिगरस डेटा और मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन करना किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव के आखिर में आते हुए अगर हम इन सभी तारों को जोड़ें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। कैसे?
देखिए, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स ऑयल को रोकती है, तो हम क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ भागते हैं और पैक्स सिलिका साइन करते हैं। उन मिनरल से BESS बनाते हैं ताकि बिग टेक और AI को चलाया जा सके। हाँ, चेन बनती जा रही है। फिर वही AI वेटिकन में नैतिक सवाल खड़े करता है और इस टेक रेवोल्यूशन के लिए बॉक्साइट और सैंड निकालने की रेस चंबल से लेकर सिजिमाली तक के जंगल और नदियां दबा देती है। जिसका असर हीट वेव्स और डस्ट पोल्यूशन के रूप में पूरे सबकॉन्टिनेंट पर दिखता है। राइट। और इन सभी रिसोर्स ट्रेन्स के बीच बॉर्डर्स पर ड्रोन्स, डेमोग्राफीज की स्टडी और वोटिंग राइट्स की कानूनी लड़ाई चल रही है। मेरा यही मानना है कि दुनिया वाकई एक बड़ा इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। यहाँ हर एक एक्शन किसी दूसरी जगह रिएक्शन पैदा कर रहा है। इसी इंटरकनेक्टेड दुनिया को देखते हुए एक आखिरी और थोड़ा प्रवोक करने वाला विचार सामने आता है। आज के सोर्सेज में स्पेसएक्स के आने वाले IPO और उनके फ्यूचर प्लान्स का भी जिक्र था। स्पेसएक्स, हाँ, उनका स्पेस एक्सपेंशन। अगर AI और इन नए डेटा सेंटर्स को आगे चलकर ऐसी मैसिव एनर्जी और कूलिंग की जरूरत है जैसा हमने 3.37 GWH खावड़ा प्रोजेक्ट में देखा, जो कि एक्सपोनेंशियल होगी। और स्पेसएक्स अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अंतरिक्ष में 16 पावर डेटा सेंटर सेटअप करने की प्लानिंग कर रहा है, जहां ऑर्बिट में 24 घंटे सूरज की रोशनी होती है और स्पेस का वैक्यूम नेचुरली कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो सवाल ये है, क्या अगली सदी की जियोपॉलिटिक्स, अगले ट्रेड वॉर्स और क्रिटिकल रिसोर्सेज की लड़ाई इस जमीन के पहाड़ों पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की उस ऑर्बिटल रियल एस्टेट पर लड़ी जाएगी? ये बहुत ही माइंड बेंडिंग थॉट है। जमीन पर जगह खत्म तो स्पेस ही अगला बैटल ग्राउंड होगा। क्या हमारा आने वाला समय जमीन की जगह आसमान पर राज करने का होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी आखिरी थॉट के साथ इस डीप डाइव को समाप्त करते हैं। उम्मीद है इन कॉम्प्लेक्स मुद्दों की अंडरलाइंग मैकेनिक्स कुछ क्लियर हुई होगी। आप लोग अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही किसी और दिलचस्प चर्चा के साथ अगले डीप डाइव में फिर मिलेंगे।